नमस्कार दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत विषय से कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज भुवनेश जी। और भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत पहले स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका जेआरएफ हुआ है। तो आप पहले बताइएगा, आपने जेआरएफ कौन से टाइम एग्ज़ाम दिया, कब फॉर्म फिल किया और आपका क्या स्कोर रहा, और आपकी जो बेसिक रणनीति क्या रही, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिससे जो और स्टूडेंट्स आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं जून में या आने वाले समय में, उनको मदद मिल सके संस्कृत विषय से संबंधी। धन्यवाद राम गोपाल जी, यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए भी और शुभकामनाओं के लिए भी। तो मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट था 2024 का, उसमें किया था। और उससे पहले भी मैंने दिया था जून 24 में ना। हाँ, तो उस समय मेरा 200 मार्क्स थे और कट ऑफ 204 थी, और इस बार 202 ही कट ऑफ थी और 202 ही मार्क्स थे। तो ऐसा। सो आपने संस्कृत से तैयारी के दौरान आपने कितने समय तक तैयारी की नेट जेआरएफ की, और कौन कौन सी किताबें, पुस्तकों का आपने सहारा लिया, या आपने कोई यूट्यूब या इंटरनेट का भी सहारा लिया, इससे संबंधी आप थोड़ा बताएं। तो सहारे में तो ऐसा है कि 6 महीने की तैयारी लगभग, अगर कोई एमए कर रहा है, अपनी क्लासें ढंग से ले रहा है और उसके बाद 6 महीने दे रहा है तो वो पर्याप्त है। मतलब रोज़ 3-4 घंटे आप निरंतरता में अगर हैं तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। और किताबों में जो हमारे प्रकरण ग्रंथ लगते हैं, दर्शन के जो यूनिट है उसमें, और उमाशंकर शर्मा ऋषि की एक अच्छी पुस्तक है वैदिक साहित्य के विषय में, और रामायण महाभारत और पुराणों के सामान्य परिचय के लिए। और बाकी जो भी कुछ साहित्य शास्त्र लगे हैं, तो वो जो भी शास्त्र हैं, वो काव्य प्रकाश हो गया, ध्वन्यालोक का जो प्रथम उद्योत है, या इसी तरह नाट्य शास्त्र है, मनुस्मृति है, तो उन्हें हम उसी तरह से एक बार तो कम से कम मूल पढ़ ही लेना चाहिए। साहित्य शास्त्र को और ढंग से, स्मृति ग्रंथों को एक बार पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण श्लोक आपको लगते हैं, बिंदु लगते हैं, उन्हें आप लिख के याद कर सकते हैं। तो यही समझ। पेपर 1 के विषय में तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितने भी सोल्व कर पाओ। उसके अलावा 3-4 यूनिट ऐसी है जिन्हें आप कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी यूनिटों में हरि अनंत हरि कथा अनंत है, तो आप कभी चाह के भी नहीं कर सकते, तो उस तरह का हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही कुछ हर यूनिट का 50-60 ऐसे बिंदु हैं जिनसे घूम फिर के प्रश्न आना ही है। तो हम उन बिंदुओं को टारगेट करें, तो उसके लिए वही है कि पुराने साल के प्रश्न पत्र हम उठा लें। हर सेशन में लगभग 15 सेट के लगभग मिल जाते हैं। तो वो हर साल में 20-25 से कई बार 30 सेट भी पहले मिलते थे, अब तो 20 के आसपास, तो बहुत ही हो जाते हैं। तो पेपर 1 के लिए अगर आप 30-35 प्रश्न करना चाहते हैं तो लगभग इतने ही प्रश्न पत्र आप ढंग से सोल्व कर लें। इसके अलावा जो डीआई की यूनिट है वो ढंग से कर लो, जो एक पैराग्राफ आएगा कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको आना चाहिए। फिर जो लॉजिक वाली यूनिट है तो उसमें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आ जाएंगी। कंप्यूटर है, उसमें बहुत स्पेसिफिक एरिया है। रिसर्च है, तो उसमें वो जो भी सॉफ्टवेयर्स के नाम है या बहुत मतलब सुलझे वैसे क्वेश्चन होते हैं, फिक्स ही होते हैं, तो वो आपको याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है। और जो शिक्षण है तो, या फिर हायर एजुकेशन है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको जब वो 4-5 बिंदु दिए हैं और फिर वो कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को छोड़ के और उसके बाद में देखोगे तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो उसमें आपको प्रश्न का उत्तर आता है ये आवश्यक नहीं है, बस आप में इतना विवेक हो कि ये तो पक्का ही उत्तर नहीं है, तो उसे आप हटा देंगे तो भी कर सकते हैं। यूपीएससी में तो ये नहीं चलती टेक्निक आजकल, लेकिन यूजीसी नेट में तो अच्छी कारगर होती है। हर प्रश्न पत्र में ही 3-4 प्रश्नों का लाभ ये दे जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख लीजिए कि रिवीजन करना और जो पीछे चीज़ें आई हुई हैं रिपीटेड थीम से, उनका बहुत ही महत्व है संस्कृत विषय में आगे जेआरएफ करने के लिए, नेट के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन जो हॉल है, जब एडमिट सेंटर आता है, एग्ज़ाम सेंटर जो होता है आपका, एडमिट कार्ड लेके आप जब अपना आईडी वगैरह लेके जाते हैं, तो उस दौरान कुछ बच्चे जो हैं बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, गलतियाँ कर देते हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, कंप्यूटर पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे? आपकी क्या एक सोच रही, क्या तरीका रहा प्रश्न पत्र को हल करने का वहाँ पर, जिससे सारे प्रश्न भी समय से हो जाएं और अपना स्कोर भी अच्छा हो जाए? बिल्कुल। इसमें तो जो एक प्रसिद्ध मतलब बात है, ये हम सबको पता ही होती है कि आदमी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर हमें ये लगता है कि हमने कायदे की तैयारी की है, 6 महीने पूरा समय दिया है, सिलेबस के एक एक बिंदु को संस्कृत में तो कम से कम अगर हम देख के गए हैं, तो हमें जितना पेपर आता है वो ही अच्छे विद्यार्थियों को उतना ही आता है, तो वहाँ ज़्यादा लोड नहीं लेना होता। दूसरा,
जो 2 पेपर मैंने दिए हैं उसमें मेरा ये वो है एनालिसिस कि 50 प्रश्न तो उसमें जून 24 में लगभग और 40 प्रश्न इस बार वो लगभग रिपीटेड थे। मतलब पीछे के 1994 से हमें संस्कृत गंगा की एक पुस्तक है व्याख्या आख्यातास्मी, ऐसा एक संस्करण है, तो उसमें 1994 से लेके आज पर्यंत तक सारे प्रश्न पत्र हैं, तो उन्हीं में से घूम फिर के प्रश्न आ रखे हैं। तो मतलब ऐसे 200-250 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे 40-50 प्रश्न हर बार आ जाते हैं, तो वो हमें गलत करने नहीं। उसके अलावा बचे 50 प्रश्न, 10 तो उसमें पद्यांशी में ही आ जाते हैं और 40 बचे, तो उन 40 में से अगर आप 20 भी गलत कर रहे हो तो भी लोड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुराने साल के प्रश्न पत्र वो जो भी प्रश्न आए वो गलत ना हो, बाकी एग्ज़ाम हॉल में लोड नहीं लेना चाहिए। हमने अगर तैयारी की तो हमें जितना आता है उतना ही अच्छे विद्यार्थी को आता है। बाकी प्रश्न पत्र सोल्व करने की बात हुई तो मैंने सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र सोल्व किया था, क्योंकि संस्कृत तो मुझे आती है जी, तो वो तो एकदम लास्ट मिनट पे भी मैं फटाफट पढ़ के कर सकता हूँ। मतलब 1 मिनट में 3-4 प्रश्न भी खींच ही सकते हैं अगर ज़रूरत रही। तो ऐसा था कि पहले 1 घंटे में डीआई छोड़ दो, कॉम्प्रिहेंशन भी छोड़ दो, ये 2 क्षेत्र जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके अलावा 40 प्रश्नों को एक बारी में पढ़ जाओ, जो आते हैं उन्हें मार्क कर लो, जो बिल्कुल नहीं आता, जो एनटीए ने एक अच्छी चीज़ ये दी है कि 3-4 कैटेगरी दे दी हमें। एक की रिव्यू, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और मार्क फॉर रिव्यू कर लो, दूसरा सिंपल रिव्यू के लिए दे दिया, और तीसरा कि आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो वो रेडी रह जाएगा, और चौथा ग्रीन आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो इन चारों का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और उन 40 को एक बार में अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पे जाना चाहिए। 45 प्रश्न हो गए, अब 1 घंटे में समय कितना बचा ये देखो। 2 मिनट बचे 2 मिनट, 5 मिनट बचे तो 5 मिनट, डीआई करो, वो जितना भी आए। उसके बाद में दूसरा घंटा शुरू होते ही संस्कृत पे आ जाना चाहिए, उसे एक बारी में ही पूरा सॉल्व कर लो। जो नहीं आए वही इन 4 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर लो। उसके बाद में संस्कृत का एक बार पूरा होने में लगभग 50 मिनट लगते हैं, 100 प्रश्न हैं, और फिर से दोबारा लगभग 1.25 घंटे में आप फिर पूरा संस्कृत का पेपर ही निपटा सकते हैं। आपको नहीं आता है तो उसमें कुछ न कुछ मार्क करना ही है, क्यों अगर क्वेश्चन डिलीट भी होगा और आपने उसे मार्क नहीं किया है तो उसके नंबर कभी नहीं मिलेंगे। तो ये तो तय करके रखना है कि हमें टिक तो हर प्रश्न पे लगाना है, और कोशिश ये करनी है कि जिन प्रश्नों की हमें हवाई नहीं लगी है उन सब हम एक ही ऑप्शन भरें, तो कम से कम एक आध तो कहीं सही होगा ही। नहीं तो ऐसे रैंडम कुछ भी मार्क करेंगे तो हो सकता है कि एक भी सही ना हो, नहीं तो 4 में से 1 तो सही होने के पक्के ही चांस हैं। तो जिनमें हवाई नहीं लगी, कुछ भी नहीं पता सिर पैर, उन सब में आप एक ही ऑप्शन भरें। कोशिश करें बी या सी भरें, जो कि जनरली होता है मतलब मेरे को तो इस चीज़ ने लाभ दिया है। तो बाकी जैसी मतलब सबको अपनी अपनी वो मतलब स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सबका अपना अपना अनुभव होता है, तरीका होता है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, तो उनके अनुसार करना चाहिए। ज्ञान तो जैसा आपने बताया यूट्यूब पे खूब ही है, दुनिया भर का है, अब तो एआई आ गई, जिससे पूछो वही दे रहे। तो अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार हमने तैयारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगला ये रहेगा कि विद्यार्थी कई बार क्या है कि बहुत सा ज्ञान अच्छा होते हुए भी मतलब जीवन में निरंतरता नहीं रह पाती या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपने एमए की जो पढ़ाई की है बीए के बाद में, और अभी आगे नेट की है, आगे भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देंगे या पीएचडी में जाएंगे, तो इस दौरान आपको एक सामान्य बातें क्या लगती है कि ये भाई विद्यार्थी को जो है अपनी दिनचर्या में इस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, या इस बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं जिससे वो एक अपने लाइफ को भी मैनेज कर पाएँ, जिससे अच्छी पढ़ाई भी हो और आगे प्रगति भी कर पाएँ। इसमें सबसे अच्छी कुंजी तो यही है कि या तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं या फिर जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपका परम मित्र है। मतलब ये 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। तो अच्छी संगत रखनी चाहिए, क्योंकि आदमी की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामिनी है, आलस आएगा ही आएगा, हम नहीं पढ़ने का मन करेगा ही करेगा, थक भी जाएंगे। तो जो अच्छी मेहनत कर रहा है, जो उस विषय में अच्छा है, उनसे आपकी मित्रता होनी चाहिए, और क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उनके साथ आप अपने आप तिर जाएंगे। तो मेरी तो अच्छी संगत ऋषभ कुणाल की थी, जो कि यूजीसी नेट टॉपर ही थे, 100 परसेंटाइल थी, तो हमें अच्छी संगत का लाभ मिलता ही है। फिर मेरे घर में भी संस्कृत विषय में ही 3 नेट जेआरएफ हैं, तो मतलब उसका भी अच्छा लाभ मेरे को स्वाभाविकतया मिला ही है। तो इसमें मेरी मेहनत कम और मेरी जो संग है वो अच्छा रहने के कारण, तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो यही तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमें रहना चाहिए। तो जब ये तैयारी मैंने शुरू की तो मैंने अपनी संग पूर्णतया वैसी ही कर ली थी जो लोग ये तैयारी ही कर रहे थे। और बाकी दुनिया में 1000 अच्छे काम हैं,
उनका अपना महत्व है। लेकिन अगर जो हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एक अच्छी संगत, दूसरा ज्ञान प्राप्ति से हमें बचना है। मतलब कोई भी प्रश्न में हमें प्रश्न दिखा, उसका उत्तर हमें मिल गया है, अब हम उसमें अनुसंधान करने लग गए, तो उसमें या तो हम अनुसंधान करके ज्ञान प्राप्ति करके ब्रह्म ऋषि बन जाएं, या हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पुराने साल के प्रश्न पत्र देखो, उनके उत्तर जानो और वहीं तक खुद को सीमित कर लो। उस विषय में मत घुसो कि वो क्यों है, क्या है, कैसे है। उसमें अलग अलग तरह की जो डिबेट्स आती हैं, वाद विवाद आते हैं, तो उन सब से बचना चाहिए। अभी के लिए तैयारी हो जाए, शोध करो, तब खूब ज्ञान प्राप्ति करो। बिल्कुल बिल्कुल भुवनेश जी, ये तो स्टूडेंट्स को फॉलो ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा संस्कृत का प्रिय श्लोक या कुछ पंक्तियाँ जो आप कहना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे, जो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का एक संदेश देते हैं, ऐसा कुछ? इसमें तो मुद्रा राक्षस की एक पंक्ति है, बुद्धिस्तु माँ गान मम, मतलब मेरी बुद्धि मुझे ना छोड़ के जाए। मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य ऐसा कहते हैं इस श्लोक में कि सब कोई छोड़ के चले जाएं, कोई मतलब इस संसार में जितना यश, वैभव, कीर्ति मैंने जो कुछ भी पाया, अगर वो सब भी चला जाए, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे को छोड़ के ना चली जाए। ऐसा ही जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि ईशावास्योपनिषद के अलावा सब कुछ ही इस भारत की पूरे ग्रंथ और सब समाप्त हो जाएं, तब भी हम इस भारतीय सभ्यता को दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, सिर्फ इस एक ग्रंथ के बल पे। तो ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी बुद्धि हमारा साथ दे और वो सही दिशा में, मार्ग में चले, तो फिर हम चली जाएंगे। तो उसके लिए वही अच्छा संग जरूरी है बस। हाँ बिल्कुल भुवनेश जी। और संस्कृत भाषा का जो क्षेत्र है आगे, इसमें किस तरह के आगे अवसर हैं और क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं आगे? हायर एजुकेशन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो, या जेआरएफ के कितने लोग इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं हर साल, तो इस बारे में आपका क्या मानना है, क्या अनुभव है? इसमें तो जो सामान्य ट्रेंड हमने यही देखा है कि 0.5% लोगों को मिलता है जेआरएफ। तो वो संस्कृत में क्योंकि 10,000 के आसपास लोग परीक्षा में बैठते हैं, तो वही जनरल में फिर वही 0.24 हो जाता है, और फिर 10% जो ईडब्ल्यूएस को दिया, तो लगभग 20-25 लोगों का हर बार जेआरएफ ऐसा क्वालिफाई होता है पर उसमें। और हर वर्ष में तो ये 50 पहुंच जाता है, इतने 50 हम दूसरी कैटेगरी का, तो लगभग 100 मान सकते हैं जी। अवसर और चुनौतियाँ? अच्छा, अवसर तो अवसर ही अवसर है संस्कृत में। कोई अच्छा विद्यार्थी और अगर वो संस्कृत का चुनाव करता है तो कम से कम ये नौकरियों को लेके तो कोई चिंता ही नहीं है। और शोध के विषय में भी हाँ, और अच्छे विद्यार्थियों को संस्कृत की तरफ आना चाहिए। यहाँ पूरा भंडार खुला है, और नए नए क्षेत्र भी, जैसे हिंदू स्टडीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, या अब जो सरकार भी बदली है, देश और दुनिया का भी जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, भारत की ओर आ रहा है, तो उसमें भारत का जो भी ज्ञान है वो सब तो संस्कृत में ही है, और संस्कृत आती नहीं है। तो अगर आपको संस्कृत आती है, तो अगर किसी को भारत का इतिहास जानना हो तो वो आपसे पूछेगा, भारत का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जाननी हो तो आपके पास आएगा, भारत की वास्तुकला जाननी हो तो आपके पास आएगा, भारत का कुछ भी अगर किसी को जानना है तो आपकी उसे आवश्यकता है। तो संस्कृत में तो मतलब क्या, अवसरों का तो भंडार है, बस उस अवसर को लेने वाला मतलब योग्य पात्र चाहिए। कुछ चुनौतियाँ भी होंगी इस बारे में ज़रूर। चुनौतियाँ किस तरह की? लाइक उच्च शिक्षा में आगे बढ़ते हैं तो लाइक हम देखते हैं कि कुछ चुनौतियाँ भी हमारे सामने होती है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ लोग कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, कुछ कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, या डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, या इस तरह की आपको लगता है कि आप पाठ्यक्रम में ठीक नहीं है, या पाठ्यक्रम कंपटीशन एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह की आपने कुछ चुनौतियाँ फेस की, आपको लगता है, जो भी आपने इस तरह का देखा हो? ये एक अच्छी बात है संस्कृत के लिए, बाकी विषयों का मेरे को पता नहीं। जो भी यूजीसी नेट का सिलेबस है वो ही सिलेबस यहाँ एमएम में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विशेषतः, जेएनयू में वैसा नहीं है पूर्णतः। और बीए का भी सिलेबस लगभग उसी के टच में, यूपीएससी का भी जो भी सिलेबस है वही यहाँ बीए और एमए में ही है। बीए में ही हो जाता है यूपीएससी का ऑलमोस्ट, एमए में कुछ कुछ चीज़ें। और बाकी तो अच्छे शोधकर्ताओं की और उन मतलब अच्छे मस्तिष्क की आवश्यकता है संस्कृत को, बाकी संस्कृत में कोई चुनौतियाँ नहीं है, खूब अवसर है। बिल्कुल। हम पढ़ते हैं कि संस्कृत देवों की भाषा है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत पढ़ने से जो है कोई व्यक्ति अपना उच्चारण शुद्ध कर सकता है, कोई भी भाषा को सीख सकता है जिसको भी आता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है संस्कृत देवों की भाषा है? संस्कृत को सदैव से इतना क्यों महत्व मिलता है? आप ऐसा क्या सोचते हैं इस बारे में? और संस्कृत क्या इतिहास के छात्रों को या अदर विषयों को जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, हम देखते हैं कि भाई अंतर विषय संबंधी, क्या उन विषयों में भी संस्कृत का महत्व है? आपको ऐसा लगता है?
जो आपने बोले इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए, तो उसमें तो मैंने जैसे पहले बता ही दिया कि आपको भारत का कुछ भी जानना है तो पहली ही शर्त है कि आपको संस्कृत आनी चाहिए, और नहीं आती है तो फिर जो हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज से जो भी आपके इतिहास के विद्यार्थी तो ज़्यादा परिचित और इस चीज़ को झेलते होंगे कि जब हम सेकेंडरी सोर्सेज चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या हालत हो जाती है। तो वही, तो इसलिए आवश्यक है कि आज इतिहास का विद्यार्थी हो या किसी भी क्षेत्र का, अगर उसे भारतीय ज्ञान के ऊपर कोई भी अपनी टिप्पणी करनी है तो उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले उन लोगों ने ठीक है अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया, उस ज़माने में उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का जैसा भी अनुवाद किया, कुछ भी किया, दुनिया को जिस भी तरह से बता दिया, पर आज जब हम उस पर टिप्पणी करते हैं तो हमारे शिक्षकों को भी चाहिए, छात्रों को भी चाहिए कि हमें संस्कृत पढ़ के और हम फिर से वो जो प्राइमरी सोर्स है, जो मूल स्रोत है, वहीं से उसकी व्याख्या करें, उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें, तो इसलिए पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो संस्कृत में ऐसा क्या अलग है कि बाकी विषयों से जो व्यक्ति को महान बनाती है या उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, या ऐसी क्या जिज्ञासाओं को शांत करती है, ऐसा क्या आप देखते हैं संस्कृत भाषा में? स्मरण शक्ति का तो ऐसा है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी तो उसमें याद करने पे बड़ा जोर दिया जाता था कि आप पहले शास्त्र स्मरण ही कर लो, स्मरण किया तो अब वो शास्त्र आपके पास 24 घंटों उपलब्ध है, सोते जागते, उठते बैठते, लाइट है नहीं है, कोई हर परिस्थिति में वो आपके पास ही है, तो आप उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो शुरू से ही जब छोटे बच्चे को आप याद कराने की, स्मरण कराने पे जोर देते हैं तो उसकी बुद्धि उस तरह से विकसित हो जाती है। बाकी संस्कृत विषय में जो हमें उपनिषदों का जो बहुत अगाध ज्ञान का भंडार है, या वेदों में के अच्छे अच्छे सूक्त हैं, या फिर जो अन्य विषयों के जो शास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, तो उनमें जो जीवन के अनुभव, मतलब भारतीय सभ्यता वैसे सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है, तो इसमें जो ज्ञान का भंडार है वो भी प्राचीन है, तो 2, 3, 4 हज़ार वर्षों का कम से कम, अब अधिक तो कितना भी हो सकता है, तो उतने वर्षों का मानव सभ्यता का जो भी अनुभव रहा, जो भी ज्ञान परिष्कृत हो के फिल्टर हो के एक से दूसरी जनरेशन में आता गया, तो वो जितना भी जो कुछ शास्त्र है तो वो पांडुलिपियों की फॉर्म में कहीं तो कहीं जो पब्लिश हो गई हैं, तो उसमें हमें संस्कृत भाषा में ही मिलता है। तो ये एक संस्कृत का अच्छा है। तो उसे देवों की भाषा भी इसलिए कि देवों के सदृश अच्छा आचरण करने का जो मार्ग है वो हमें संस्कृत बताती है, तो इसलिए इसे देववाणी उस तरह से भी कह देते हैं। फिर वेदों को क्योंकि हम अपौरुषेय मानते हैं कि वो किसी मनुष्य द्वारा लिखे हुए नहीं हो सकते, और वेदों की भाषा भी संस्कृत ही है, इसलिए भी इसे देववाणी हम कहते हैं। बिल्कुल, आचार्य शब्द का अर्थ भी शायद यही होता है कि जिसका आचरण करने योग्य हो, जिसका आचरण हम कर सकते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि सामान्य जो अभी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी या उच्च शिक्षा में, उनके लिए ऐसी कुछ सामान्य 5-10 पुस्तकों के आप संदर्भ दे सकते हैं कि भाई इनको तो हमेशा पढ़ना ही चाहिए, अपने पास होने ही चाहिए पढ़ाई के दौरान, जिससे आप संस्कृत के बारे में गहराई तक जान सकते हैं, वो प्रतियोगिता से भी संबंधित हो या फिर आगे और उच्च शिक्षा में काम आती हो। ऐसी कुछ पुस्तकों के बारे में ज़रूर बताएं आप। पुस्तकों के विषय में सामान्यतः क्या है कि विद्यार्थी पुस्तकों को लेने से बचते भी हैं, कहीं हम फोटोकॉपी करा लें, कहीं नहीं लें तो भी काम चल जाए, तो उस चीज़ से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर कोई भी पुस्तक किसी प्रतियोगिता परीक्षा की हम तैयारी करें और एक भी प्रश्न हमारा सही कराने का सामर्थ्य रखती हो, हमें लगता हो, तो उसे लेने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। तो इसमें यही है कि जैसे दर्शन के हमारे जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं तो वो सारे हमें ले लेने चाहिए। वेदांत सार हो गया, अर्थ संग्रह है, तर्क भाषा है, तर्क संग्रह है, फिर ब्रह्म सूत्र का तो चलो छोटा ही हिस्सा लगा है, फिर महाभाष्य का पशपशानिक है, इधर वाक्यपदीयम है, फिर भाषा विज्ञान का भी अंश है। मतलब नेट जेआरएफ का सिलेबस सारे आयामों को एक बार स्पर्श कर लेता है। ये पहली 2 जो यूनिट में मैंने पहले भी बताया था कि वेद के इतिहास से संबंधित है, तो उसमें उमाशंकर शर्मा ऋषि हो गए। फिर व्याकरण, हाँ ये पक्ष एक मेरा थोड़ा सा इस परीक्षा में कमज़ोर रहा था, लेकिन क्योंकि हमें 100% प्रश्नों को सोल्व नहीं करना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो हिस्सा लगा है वो ज़रा मेरा कमज़ोर रहा था, तब भी हो गया था। तो व्याकरण में फिर जितना हिस्सा लगा लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो हमें वो लेके और पढ़ लेनी चाहिए। एक्चुअली संस्कृत में क्या है कि अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों में लिखा। उसके बाद में इसको, क्योंकि अब वो पद्धति से बहुत लंबी भी होती थी और छात्रों के लिए क्लिष्ट भी थी, तो सामान्य छात्र भी संस्कृत सीख पाएँ, तो इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी का ही और छोटा संस्करण है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी और ये
वरदाचार्य ने, वरदराज आचार्य, सॉरी देख लें। हाँ, तो ये उनकी अपनी एक तरह से पीएचडी थीसिस भी हम कह सकते हैं कि ये उनकी रिसर्च थी पाणिनि अष्टाध्यायी पे, कि उन्होंने प्रकरण वाइज, आपको संधि सीखनी है तो संधि के सारे सूत्रों को एक साथ लिख दिया, आपको समास सीखना है तो वो एक साथ कर दिए, प्रत्यय सीखना है तो वो एक साथ कर दिए छात्रों को उपयोग के लिए। तो भट्टोजी दीक्षित ने वो किया था, और उसे भी और छोटा इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में कर दिया था। तो ये सारी किताबें लेनी चाहिए। बाकी सामान्य जनमानस के लिए अर्थशास्त्र है या मनुस्मृति है, तो जो भी ऐसे ग्रंथ जिनमें हमें देश दुनिया में बहुत सुनने को मिलता है कि इनमें तो पता नहीं क्या ही लिख दिया, मारकाट मचा दिए, तो हम उन पे भरोसा नहीं करें। वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम द्वितीयक स्रोतों से, सेकेंडरी सोर्सेज पे निर्भर रहते हैं तो फिर हमें ऐसी बातें। तो आजकल तो मतलब मनुस्मृति के भी अच्छे हिंदी अनुवाद बहुत सरलतया उपलब्ध हैं, तो हमें वो उठानी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। कामंदक की नीति सार है, बहुत कम लोग जानते हैं, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारी शासन प्रणाली, राजतंत्र कैसा हो, हाँ, पंचतंत्र विद्यार्थियों के लिए तो और भी बेहतर है। तो वही जो संस्कृत की यही खूबी है कि इसमें, या फिर नीति संग्रह है, उसे हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, छोटे छोटे हैं, कई विशाल प्रौढ़ ग्रंथ हैं, हर प्रकार के ग्रंथ हैं संस्कृत में। और अभी जो आधुनिक संस्कृत कवि हुए हैं उनके तो ग्रंथ आ ही नहीं पा रहे हैं सूची में, क्योंकि ऑलरेडी वही मैंने बताया, हाँ, प्राचीन ही इतने हो गए हैं। तो हमें इसीलिए संस्कृत की जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं उन्हें हमें लेता रहना चाहिए, तो उनसे हमें पता लगता रहेगा कि और क्या क्या नए नए चीज़ें, नए नए ग्रंथ किसी ने लिखे हैं, तो हमें उनको नयों को भी पढ़ना चाहिए अच्छे से ना। तो उससे क्या है, संस्कृत का भी विकास होगा और हमारा भी। जी जी, आज के इस सत्र का अंतिम प्रश्न रहेगा कि आने वाले जो विद्यार्थियों हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो परीक्षाएं की भी तैयारी कर रहे हैं, नेट हो चाहे CUT PG हो, उसके लिए एक सामान्य संदेश। सामान्य संदेश यही है कि अचानक से जोश में नहीं आना चाहिए। कहीं मतलब UGC नेट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया तो हम तुरंत जोश में आ गए, 2 हफ्ते हमने खूब पढ़ा, फिर जोश ठंडा हो गया, फिर अचानक से एक दिन डेट शीट आती है, हम फिर जोश में आ जाते हैं, एक दिन एडमिट कार्ड आता है, हम फिर जोश में आ जाते हैं। या फिर अभी जो अगले सत्र के लिए, जैसे MA प्रथम वर्ष के छात्र अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अभी एकदम शांत बैठे हैं। जैसे ही इस अटैम्प्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो एकदम से जोश में आएंगे, तो फिर तो बचेंगे ही 2-2.5 महीने। तो हमें कोई भी चीज़ों को देख के जोश में नहीं आना है। ये चीज़ हमें पहले से ही ज्ञात है कि हर 6 महीने में होना ही है एग्ज़ाम, साल में 2 बार होगा ही होगा। तो हम अपनी तैयारी जिस भी अटेम्प्ट को टारगेट करके कर रहे हैं उसकी अभी से शुरू कर दें। ऐसा ना कोई एक इंसिडेंट हो गया, कुछ हलचल हुई तो जोश में आते हैं, तो वो हर कोई आता है, फिर उससे सफलता मिलना बहुत कठिन है या शायद असंभव भी। तो हमें पहले से ही मतलब अपने अंदर ही हमारा वो निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर ही होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी फैक्टर हमें उत्साह दे रहा हो, तो वो नहीं हो बस। जी भुवनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि चरैवेति आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यही उपनिषदों का भी कहना है। और आज भी ये बातें काफ़ी हद तक प्रासंगिक हैं, चाहे संस्कृत विषय हो या अन्य विषय हों। तो आप एक सही से पहले सिलेबस देखिए, उसकी जो मूलभूत किताबें हैं, पुस्तकें जो भुवनेश जी ने बताई, उनको पढ़िए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। और जो मॉक टेस्ट है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स सफिशिएंट है, उनको आप पढ़िए, उनमें चीज़ों को देखिए। और उतनी तैयारी आप करेंगे तो हालांकि ये पर्याप्त रहेगा, आपका JRF भी हो सकता है और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मिलेंगे जल्द नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भुवनेश जी।